उर्दू बाज़ार और नई अनारकली बाज़ार के दरमियान वाक़े आबकारी रोड पर एक मसरूफ़ चौराहे पर वाक़े ये इमारत नई नहीं है, बहुत ही पुरानी है। कहते हैं कि सिख दौर के आखिरी हिस्से की है, या आप कह सकते हैं कि बरतानवी राज के शुरू की है। ये इमारत देखने से ताल्लुक़ रखती है। 6 मंजिला ये इमारत अपने आप में एक अजायब खाना भी है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और फिर तारों का ये गुंजल इसके व्यू को बिल्कुल ख़राब कर देता है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके इसकी तरफ आ गया हूँ। इस वक्त ये इमारत हमारे एक दोस्त एहतशाम साहब की मलकियत है, जो लाहौर म्यूज़ियम में सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं और तारीख़ का शगफ़ भी रखते हैं, और साथ साथ आर्कियोलॉजी का भी। उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि ये 6 मंजिला इमारत है और इसकी सीढ़ियाँ और दीगर चीज़ें अब भी वही हैं जो कमोबेश 150 साल पहले थीं। आइए उनकी इस इमारत को देखते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं, ताकि जान सकें इस इमारत के बारे में मज़ीद और इसकी तारीख़ी अहमियत को समझ सकें। ये एक टिपिकली जिसे आप कह सकते हैं कि लेटर मुग़ल पीरियड या अर्ली ब्रिटिश पीरियड की ये एक बड़ा हसीन शाहकार है आप इस जगह पर। और जैसे आप देखते हैं कि लाहौर शहर के जो टिपिकल लाहौर शहर है जो दीवारों के अंदर मौजूद था, उससे बाहर निकल के उस वक्त जो है ये घर बनाया गया यहाँ पर। और उस वक्त इस इलाके में इतना मार्केट शोरगुल नहीं था, तो ये अपने वक्त का एक बड़ा मास्टरपीस घर बनाया गया था, जिसमें टिपिकल आपको कोई आपको सीमेंट रेत बजरी का इस्तेमाल नज़र नहीं आता। आपको टिपिकली कसूरी चूना मिलता है, या बारीक ईंटें मिलती हैं, या लकड़ी का इस्तेमाल मिलता है आपको। और इस घर में इसका असल जो नाम है वो बेलीराम बिल्डिंग के नाम से ही मंसूब है। बेलीराम जो शख्स था वो अपने दौर का एक बड़ा मशहूर शख्स भी था लाहौर का, और एक लीड क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था उस वक्त में। बेलीराम के हवाले से अनारकली में उसकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी भी काफ़ी थी, और इस से कई घर उसके ज़ाती मौजूद थे। और अभी तक जो है अगर आप अंदरून लाहौर में चले जाएँ चौक झंडे के पास, तो वहाँ पर आपको अहाता बेलीराम के नाम से एक अहाता भी मिल जाएगा, जो कि बाकायदा बेलीराम के नाम से ही मंसूब है। तो वो तबीब भी था, आर्किटेक्ट भी था, उसके अपना दवाखाना भी था बहुत बड़ा अनारकली में। तो ये अपने वक्त का एक जो चूँकि 1947 से पहले लाहौर के जो रहने वाले हिंदू थे वो ठीक ठाक कारोबारी शख्सियात थे और लीड क्लास से ताल्लुक़ रखते थे वो, तो उनमें से एक शख्सियत थी बेलीराम की। तो ये बेसिकली उनके घर से ये घर मंसूब है। और इस घर जैसे कि मैंने आपको बताया कि टिपिकल इस घर में जो है लकड़ी का कसूरी चूने का बारीक ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। साथ में इस घर में आप देखते हैं कि अंदर और बाहर की तरफ हमें कहीं कहीं फ्रेस्को पेंटिंग्स के भी जो है वो ट्रेसेस असरात हमें मिलते नज़र आते हैं। तो ये जो है ना एक टिपिकल लाहौरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इस घर का। जब अंग्रेज़ के आने से पहले, चूँकि जब अंग्रेज़ आया तो वो अपने साथ एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेकर आया ना, जिसमें ये था कि सेंटर में घर होता है, आगे पीछे आपकी लॉन होता है। लेकिन उससे पहले जो टिपिकल लाहौर शहर का एक आर्किटेक्चर चल रहा था, ये बड़ी उसकी अच्छी और बेस्ट एग्जांपल है इस इलाके के अंदर, जो कि अब बड़ी बाकी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद नहीं रही। अब गिनी चुनी ही हमारे पास इमारत हैं इस जगह पर, पूरे जगह में, जिनसे एक ही अभी तक मौजूद है। इस घर में शुरू से लेके एंड तक तकरीबन कोई 6 मंजिलें हैं, तो कि 6-7 मंजिलें बन जाती हैं इसकी। चूँकि उस वक्त जो रुझान था वो यही था कि बिल्डिंग को ऊपर लेके जाना है, ताकि जगह का कम से कम इस्तेमाल हो सके, और जो एक खाली स्पेस है उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो हम ये देखते हैं कि ये जगह नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही कंटिन्यूशन के साथ ये बना चला आ रहा है। अगर जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो रही है वही सीढ़ी आगे घूम कर ऊपर छत तक या 7वीं मंजिल तक जा रही है। जो पिलर नीचे से स्टार्ट हो रहा है वही ऊपर तक कंटिन्यू चल रहा है। कमरे के ऊपर कमरा, नाली के ऊपर नाली, वॉशरूम के ऊपर वॉशरूम, किचन की जगह के ऊपर किचन की जगह, आतिशदान के ऊपर आतिशदान ही आएगा। तो
तो इस लिहाज से जब हम देखते हैं तो ये घर एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि ये नीचे से लेकर ऊपर तक हर स्टोरी की इसमें कंटिन्यूशन आपको नज़र आती है। साथ में जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं कि ये एक प्योरली एक बारादरी स्टाइल का कमरा बना हुआ है। बारादरी वो थी जिसके आप चारों तरफ आपको दरवाजे नज़र आते हैं, एंट्रेंस होती है हर तरफ से। तो इस कमरे में आप देखते हैं कि चारों तरफ से आपको एंट्रेंस मिलती है, हर कमरे के ऊपर रोशनदान आपको मिलता है, क्योंकि जब जिस दौर में ये इमारत बनी उस वक्त किसी किस्म की कोई जो है आर्टिफिशियल लाइट का या एयर का कंसेप्ट नहीं था। ये पंखे और बत्ती और ट्यूबलाइट का तो कंसेप्ट बिल्कुल नहीं था। तो जो बनाने वाले थे उन्होंने इसकी एक नेचुरल एयर को और नेचुरल लाइट को मद्देनज़र रखते हुए इसका आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन किया। तो ये जो ऊपर चारों तरफ कमरे आप देख रहे हैं, ऊपर रोशनदान आप देख रहे हैं, इनका मकसद ये था कि रोशनी का फ़्लो रहे, हर टाइम हवा का फ़्लो रहे। और अभी भी हम जब अपने घर को देखते हैं तो कोई ऐसा अगर असल आर्किटेक्चर को सामने रख के देखा जाए ना, तो कोई ऐसा कोना नहीं है हमारे घर का कि जहाँ पर आपको नेचुरल एयर या नेचुरल जो है वो लाइट ना पहुँचती हो आपको। चूँकि छोटी ईंट का ही रवाज था तो बड़ी ईंट तो बड़ी देर बाद इस्तेमाल में हुई। तो इस जो है बिल्डिंग में छोटी ईंट का भी इस्तेमाल हुआ है और साथ में बड़ी बड़ी स्लैब्स का इस्तेमाल भी हुआ है। जो आपको देखते हैं, अब तो खैर बड़ी स्लैब्स नहीं बनती, लेकिन जैसे कि आप इसकी दीवारें देखते हैं, इसकी बेसिस बहुत मजबूत हैं। 18-18 इंच मोटी दीवारें हैं इसकी। तो इसमें जो छोटी ईंट का भी इस्तेमाल है, साथ में बड़ी बड़ी स्लैब्स भी लगाई गई हैं, जिसमें कुछ हमें कई टेराकोटा की स्लैब्स भी हमें मिलती हैं। रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल भी हमें मिलता है नज़र आता है, लेकिन ज़्यादातर हमें जो है ना वो बर्न ब्रिक्स हमें ईंटें हमें मिलती नज़र आती हैं, जो उस दौर का खासा थी। अच्छा, जब ये जो असल इसका ओरिजिनल ट्रेट है, क्या बाहर से ये पेंट था या नेकेड ब्रिक थी, क्या था, यानी इसका क्या नज़र आता? नहीं, ये बिल्कुल नेकेड ब्रिक बिल्कुल नहीं थी। बाहर में अभी भी आप जब कभी बारिश होती है और जब बिल्डिंग्स धुल जाती हैं तो अभी भी हमें ना कहीं कहीं जगह पर हमें बाकायदा फ्रेस्को पेंटिंग्स के ट्रेसेस बने हुए नज़र आते हैं। उसी तरह जैसे आप जब शाही हमाम जाते हैं या वज़ीर खान मस्जिद जाते हैं या आप शाही किले जाते हैं तो अक्सर जगहों पे आपको कुछ ना कुछ एविडेंसेस या ट्रेसेस आपको फ्रेस्को पेंटिंग्स के आपको मिलते हैं, नज़र आते हैं ओरिजिनल। तो हमें भी इस घर में जो छत की जो बैक साइड है वहाँ पर और छत की जो दीवार है वहाँ पर हमें कहीं कहीं जगह पर हमें जो फ्लोरल मोटिव्स के और फ्रेस्को पेंटिंग्स के जो हमें असरात बने हुए मिलते हैं, नज़र आते हैं। तो जब फ्रेस्को पेंटिंग्स बनी गई होंगी, नक्शो निगार बनाए गए होंगे, तो डेफिनेटली कोई भी तो ऐसी जगह नहीं होगी जिसको नेक्ड उन्होंने छोड़ा हुआ हो, रखा हुआ हो। तो बाकायदा ये ऑर्नामेंटेशन के हवाले से अंदर से भी बाहर से भी भरपूर था अपने वक्त में। नहीं, इत्तेफाक से ऐसा नहीं हो सका। हमारी फैमिली के पास ये घर तकरीबन 1960-65 से ये घर रहा है, और बल्कि शायद मैं इस पहले बता दूँ तकरीबन आप 55-60 का आप कर लें। हुआ असल में ये था कि लाहौर से काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं की और सिखों की तादाद माइग्रेशन से जो है वो कर गई थी 1947 के टाइम पर। उसके बाद भी काफ़ी तादाद हद तक मौजूद थी लाहौर में सिखों की और हिंदुओं की। लेकिन जब 65 की वॉर हुई तो जो बच्चे की कुछ हिंदू भी जो रह गए थे लाहौर में, वो भी अपनी फैमिलीज़ को लेकर शिफ्ट कर गए थे इंडिया की तरफ। तो 1965 तक तो हम उसकी कुछ फैमिली के मेंबर्स, वो ख़ुद भी बलीराम साहब ख़ुद भी, उनका कुछ आना जाना यहाँ पे लगा रहा अनारकली की हद तक, या उनका दवाखाना तक मौजूद रहा उनका यहाँ अनारकली के अंदर। लेकिन 1965 की वॉर के बाद वो अपनी जो रहती भी प्रॉपर्टी थी वो भी बेच बाच के अपनी फैमिली से समेत जो है वो इंडिया की तरफ चले गए माइग्रेट करके। अभी हम कुछ सुनते हैं कि उनकी कुछ फैमिली के लोग जो है ना वो बाहर कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, लेकिन कभी ऐसा आज तक अभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि वो लोग आए हों वापस या देखने आए हों। डेफिनेटली इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं उनको, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि उनकी फैमिली को आया हो यहाँ पर देखने के लिए। श्याम साहब, आप तो लाहौर म्यूज़ियम में मतलब जॉब करते हैं और वहाँ पे आपकी जॉब भी बड़ी, तो क्या इस तरह कोई इंडियन ओरिजिन के लोग आपसे या टोल लगाते हैं कि ये लाहौर में उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, कौन से कहाँ पे घर थे उनके वगैरह वगैरह, कभी इस तरह का इत्तेफाक हुआ है? हर रोज़ ऐसे इत्तेफाक होते हैं, कभी नहीं, हर रोज़ कोई ना कोई फैमिली, कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई जब अपनी वो मंसूब जो हो इस ओल्ड लाहौर से होता है वो उनसे मुलाकात हो ही जाती है। और बाज़ कात को तो काफ़ी लोगों को अपने जो है वो एग्जैक्ट लोकेशंस का, जगहों का पता होता है, लेकिन बाज़ लोगों को नहीं पता होता, और वो सिर्फ इतना ही बता सकते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि जी फ़लाने दरवाजे के अंदर साड़ा फ़लानी जगह कार होंदा सी। अब वो दरवाज़ा उसकी क्या कंडीशन है, उसके आगे कहाँ पर जाके महल्ला आना है, कहाँ पर जाके बिल्डिंग है, उनको कोई पता नहीं होता।
तो वो सिर्फ कुछ बड़ी कम लोग हैं जिनको एग्जैक्ट जगह या लोकेशन मालूम होती है अपने आबाओ अजदाद घर की, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनको ना सिर्फ एक आइडिया होता है कि जी इस इलाके में हमारे आबाओ अजदाद रहते रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली घर कौन सा है, गली कौन सी, इसका आइडिया नहीं होता इनको। उसकी सबसे बड़ी वजह कमर्शलिज्म ही है डेफिनेटली, क्योंकि अब अंदरून लाहौर भी चले जाएँ आप तो वहाँ भी जहाँ आपको पुरानी बिल्डिंग्स, घर बन के कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, कारोबारी सेंटर्स बन रहे हैं, कमर्शियल हाउस बन रहे हैं, इतनी मार्केटें बन चुकी हैं, वो चीज़ें ऐसे ऐसे ख़त्म हो रही हैं, तबाह हो रही हैं। इवन समझ सो कि कितने ही लोग बाहर के लोग हैं, इवन लाहौर के रहने वाले लोग जो बहरे टाउन में रहते हैं या डिफेंस में रहते हैं, वो लोग अक्सर आके देखते हैं कि हमारी फैमिली यहाँ पे हमने पहला घर बनाया था या फिर हमारी फैमिली यहाँ से बिलोंग करती है, तो वो लोग आके देखते हैं, पूछते हैं। तो ये तो आए रोज़ कोई ना कोई आता है, मुलाकात करता है और अपने जो है वो जिन चीज़ों से वो मंसूब होता है उसकी फैमिली, उसका जिक्र करता है, बातचीत करता है, इन्फॉर्मेशन खरीदने की कोशिश करता है। अच्छा, अब जैसे ये घर है, इसको मेंटेन करना, रिस्टोर करना तो एक बड़ा अपहिल टास्क है। तो आप ये इस तरह के कई बीसियों घर होंगे कि जो 100-150 साल पुराने होंगे, तो कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि कल्चरल हेरिटेज को, इस तरह के घर को मेंटेन करें, कैसे करें? या कोई आपको नज़र आता है कि इन द लॉन्ग रन कोई चीज़ ऐसी बनती नज़र आती, या ये कि ये भी मौका मिला बिक जाएगा और ख़त्म? देखिए, अभी तक जो है मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हमारे मुल्क में, चूँकि हमारा एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो हम अभी तक हमारे मुल्क में वैसी कल्चर की, हेरिटेज की, उसकी मेंटेनेंस की, उसकी प्रिजर्वेशन की वैसी सेंस ही नहीं आई अभी तक। अब तो पिछले कुछ सालों में फिर हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, थोड़े से गवर्नमेंट ने कुछ तवज्जो देनी शुरू की है, वॉल सिटी की सूरत में कुछ इलाकों को उन्होंने रिस्टोर किया है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए या फिर इस हकीकत से वो भी आगाह होंगे कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो सिर्फ वॉल सिटी के अंदर नहीं हैं। लाहौर से बाहर निकलें तो आपको अनारकली में, आपको जो मलिका जितने भी आबादियाँ हैं, बगबानपुरा में आप चले जाएँ, ताजुद्दीन साइड में बेशुमार अभी तक बिल्डिंग्स, हेरिटेज, मास्टरपीसेस, ट्रेजर्स मौजूद हैं जिनको तवज्जो की ज़रूरत है। और आम तौर पे चूँकि इस ऐसी बिल्डिंग्स जो होती हैं, इनकी मेंटेनेंस के लिए एक बड़ा ख़ास बजट चाहिए होता है, टाइम भी चाहिए होता है, तो जो ऑनर्स होते हैं वो ख़ुद से ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो मैंने थोड़ा सा, मैं आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, कुछ मेरा शोबा भी इसी से ताल्लुक़ रखता है, तो मैं अपनी एक वो क्यूरियोसिटी को जो है ना करने के लिए मैं ख़ुद अपने घर की मेंटेनेंस खुद करवाता हूँ। पिछले अभी रिसेंटली मैंने अपने जो घर की आउटर बैल्कनी है, वुडन बैल्कनी है, उसको रिस्टोर किया, कोशिश की रिस्टोर करने की, और किसी हद तक मैं कामयाब भी रहा हूँ उसमें। लेकिन आम तौर पे लोग चूँकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, रेस्टोरेशन एक महंगा प्रोजेक्ट होता है, आपको वैसे एक्सपर्टीज़ नहीं मिलते। डेफिनेटली जब आपने पुरानी बिल्डिंग पे ऊपर काम कराना है तो इसके लिए आपको एक टिपिकल मिस्त्री मज़दूर जो आपको आम मिल जाते हैं वो तो नहीं काम कर सकते, आपको कुछ स्पेशलाइज्ड मिस्त्री चाहिए, आपको जो काम को देखता हो, समझता हो, उसकी जानकारी रखता हो, उसको तरतीब से रखने के, लगाने के, एज़ इट वाज़ करने की समझ रखता हो, उसका आपको वही चाहिए। आपको वो बंदे नहीं मिलते, बंदे मिलेंगे तो वो आपको कॉस्ट इतनी बताते हैं कि हम ये काम इतने में करेंगे, तो वो जो आम बंदा तो वो तो वैसे ही पीछे हट जाता है। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल बंदा इसको काम कर सके ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट की जब तक इसमें पूरी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जब तक गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी तो आप इस तरह की हेरिटेज बिल्डिंग्स को प्रॉपरली फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन रिस्टोर नहीं कर सकते। हाँ, एक मैं सिंगल हूँ, मैं एक अपने तई कुछ ना कुछ कहीं पे करवा लिया, लेकिन आगे क्या मेरे बाद या मेरे आगे जो बच्चे हैं वो भी उसी मेहनत और लगन से इसको करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे, क्या उनके पास इतना टाइम होगा या नहीं होगा, क्या वो इतना बजट इस पे लगाना चाहेंगे या नहीं लगाना चाहेंगे, ये फिर बड़ी बात सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी तक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मेंटेन रखें, अपने पास रखें। लेकिन जैसे बाकी बिल्डिंग्स का हाल होता है, अब मैं यहाँ पर इस पूरे इलाके में देखता हूँ, हमारे इस घर जैसे कई और अमारात यहाँ पे बेशुमार मौजूद थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स आते हैं, वो चूँकि मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी बन चुकी हुई है, पेपर मार्केट भी यहाँ पर है, कागज़ की मार्केट भी यहाँ पर है, केमिकल मार्केट भी यहाँ पर है, उर्दू बाज़ार है यहाँ पर, डिस्पोजेबल की मार्केट है यहाँ पर, तो यहाँ पे ठीक ठाक बड़ा कमर्शियल हब बन चुका है यहाँ पर। तो ये जो आम एक रुझान यहाँ पर यही है कि पुरानी बिल्डिंग्स को सारा गिराया जाता है और इसकी जगह पर नया कमर्शियल प्लाजा खड़ा कर दिया जाता है। तो जो पुरानी बिल्डिंग है वो अपनी बिल्कुल ही एक वो बेसिस से ही ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है ना। तो
या तो एट द एंड आप उसके होने का इंतज़ार करें कि जी कोई आके इसको गिराएगा सारे को और साथ में जो है इसको नई कमर्शियल बिल्डिंग बना के खड़ी कर देगा, या कुछ मुझ जैसे कुछ शायद कोई जाहिल बीच में निकल आए कि जो कि अभी तक अपने घर में रहना चाहता है, उसको कुछ ना कुछ रेस्टोर कर रखना चाहता है, उसको चाहता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक चले और लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट रहे कि लाहौर का जब टिपिकल आगे से वो स्टडी करें तो उनको ये अच्छी एग्जांपल मिले। लेकिन कब तक, सवाल ये है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है मेरा ख़्याल में। तो मेरा ख़्याल में गवर्नमेंट को, चाहे वो ज़िले गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनको इस तरह की हेरिटेज बिल्डिंग्स के कुछ सब्सिडाइज देना चाहिए इनको, ताकि लोगों को थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट भी मिले और अप्रिसिएशन भी मिले जो काम करना चाहते हैं, बिल्डिंग को सेव करना चाहते हैं, और हम अपने इस विरसे को किसी न किसी हद तक बहाल रख सकें इसको। अच्छा, आपका बिल्डिंग का तो चले फसाड अभी तक लगता है कि इंटैक्ट है, खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन वो तारों के झमघटा इतना है, ऐसे लगता है कि जैसे पूरे शहर की तारें यहाँ पे आ गई हैं। तो ये क्या है? यानी ये मैनेजमेंट का कोई वायर मैनेजमेंट कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में ये इस तरह खास तौर पर? जी बिल्कुल, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब तो जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, आप देखते हैं वहाँ पर सारे अंडरग्राउंड वो वायरिंग करते हैं। तो जब यहाँ पे इस इलाके में बिजली आई और खंबे लगे तो तब यहाँ पे तो ओपन वायरिंग का ही रुझान था, और जब से लेकर अब तक पिछले 20, 25, 30 सालों में ये शदीद बुरी तरह ये एक कमर्शियल हब बन चुका हुआ है। तो ये गोदाम, स्टोर, दुकानें, मार्केटें, किराए की दुकानें, तो वो इस तरह चलते चलते उसने वहाँ से तार निकाल ली, उसने वहाँ से कनेक्शन ले लिया, उसने वहाँ से कर दिया, करते करते वो इतना एक वो जंगल बन चुका है, तारों का बिछ चुका हुआ है कि सम टाइम खुदा होता डर भी लगता है कि यार कोई ना कोई हादसा ना रुनमा हो जाए या कुछ हो गया तो ये जितना एक झुंझट मचा हुआ है तारों का, ये क्या इसका बनेगा। तो हमें तो आम तौर पे, चूँकि हम बाकी तो यहाँ पे सब कारोबारी लोग ही रह रहे हैं, हम यहाँ पे रहायशी हैं, तो हमें वक्तन फ़ौक्तन ये प्रॉब्लम हमें रहती है कि तारों की वजह से कभी ना कोई बिजली का नुकसान हो गया, या फिर लकड़ी का बहुत सारा काम लकड़ी का है इस पे। तो यहाँ पर बहुत सारा काम नहीं, यहाँ पे सर कोई 60-70% लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, और लकड़ी भी अच्छी लकड़ी है जिसको अभी तक कोई कीड़े ने ख़राब नहीं किया, इसको खाया नहीं है, कोई दिमक नहीं पड़ी इसको। तो ये और हम चूँकि ये बिल्डिंग हमारी ऊंची है, तारें और खंभे भी ऊंचे हैं, तो एक तरह से हमें हर थोड़ा सा डर भी लगा रहता है, या कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कोई आग ना लग जाए तो खुदा खुदा नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे कि इंटरनेशनली आप देखते हैं जितने भी तारीख़ी शहर हैं, आप इटली चले जाएं, आप स्पेन चले जाएं, आप रोम चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप स्कॉटलैंड चले जाएं, तो वहाँ उन्होंने अपने सकाफ़ती शहरों को, कल्चरल शहरों को, हिस्टोरिकल जो शहर उनको बड़ी खूबसूरती के साथ उनको मेंटेन किया हुआ है। वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, और एक तो सस्टेनेबल तरीके से उसको लेके चल रहे हैं, इस तरह के इश्यूज़ वहाँ पर नहीं हैं। तो हमारी गवर्नमेंट्स ने कुछ यहाँ पे काम शुरू किया अंदरून लाहौर में, लेकिन इसको वक्त के साथ साथ एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि सिर्फ लाहौर शहर के दीवारों के अंदर नहीं, जो लाहौर शहर के बाहर भी जो टिपिकल आर्किटेक्चर बनाया गया उसकी भी वैसे रेनोवेशन, रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन उसकी हो सके बाकायदा।